प्रेमलाल अपने बेटा और बेटी के साथ मार्केट में गरीबों को खाना बांट रहे थे। तभी अचानक से गरीबों के बीच में से एक लड़का जिसके पैर में चोट लगी हुई थी वह एकदम से आता है और प्रेमलाल जी के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कोई दुकान नहीं चाहिए, आप केवल मेरा इलाज करवा दीजिए, इतना ही काफ़ी होगा। कौन था वह लड़का और प्रेमलाल जी को अपना पिता क्यों बता रहा था? अगर वो उनका बेटा था तो वो और कौन थे जिनके साथ वो खाना बांट रहा था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हरियाणा के एक छोटे से गांव में प्रेमलाल नाम का किसान रहा करता है। उसके पास कुछ पुश्तैनी जमीन है और उसका एक लड़का है। एक ही लड़का होने के बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और उसी बच्चे को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर उसने इस काबिल बना दिया है कि वह दिल्ली में रहकर काम किया करता है। दिल्ली में वह नौकरी किया करता है। तभी एक दिन अचानक से उसका फोन अपने पिता के पास आता है और वह उससे कुछ पैसों की डिमांड करने लगता है। कहता है कि पिताजी, यहाँ पर मैंने एक जमीन देखी है तो मैं उसको खरीद लेता हूँ, इस पर अपना घर बना लेंगे और वैसे भी मैं आगे के समय में शहर में ही रहना चाहता हूँ। अब इस बात को सुनकर प्रेमलाल जी अपने बेटे से कहने लगते हैं कि बेटा मेरे पास पैसा कहाँ है? तो उनका बेटा कहता है कि पिताजी, जिस जमीन पर आप खेती बाड़ी किया करते हो उस जमीन को बेच दीजिए ताकि मैं इस जमीन को ले सकूं और यहीं पर मैं अपना घर बना लूंगा, फिर मुझे किराए के मकान में नहीं रहना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर प्रेमलाल को बड़ा ही दुख होता है, लेकिन फिर भी वो अपने इकलौते बेटे की बात मानते हैं और उस जमीन को बेचकर उसके पैसों को अपने बेटे को दे देते हैं। उसका बेटा इन पैसों को लेता है और उन पैसों से दिल्ली में अपने लिए एक 100 गज का मकान खरीद लेता है और उस मकान के अंदर रहने लगता है। इधर जो प्रेमलाल है वो अपने गांव के अंदर रहा करता। उसकी एक दुकान थी जिसको उसने किराए पर चढ़ा रखा था। उससे थोड़ा बहुत पैसा आ जाया करता और उस पैसे से वो अपना गुजर बसर कर रहा था। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ प्रेमलाल के अड़ोस पड़ोस वाले उसके बेटे की शादी के लिए उससे कहने लगते हैं। कहते हैं कि अब तो बेटा नौकरी भी करता है, अच्छा खासा घर मकान बना लिया है, तो क्यों ना तू उसकी शादी करा दे। अब यह बात प्रेमलाल को भी ठीक लगती है तो वह अपने बेटे से इस बारे में बात करता है और एक शाम फोन करके उससे शादी के लिए कहने लगता है। कहता है कि बेटा अड़ोस पड़ोस वाले तेरी शादी के लिए बोल रहे हैं और मेरे ख्याल से तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए। इस बात को सुनकर जो उनका बेटा होता है वो थोड़ी देर के लिए चुप होता है, लेकिन उसके बाद एकदम से कहने लगता है कि पिताजी, मैं आपको बताना ही चाह रहा था लेकिन मैंने शादी कर ली है और शादी मेरी 3 साल पहले हो चुकी है। अब इस बात को सुनकर प्रेमलाल के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और वह बहुत ही गहन सोच विचार करने लगता है। जिस बेटे के लिए उसने सब कुछ किया उस बेटे ने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली है और ना ही उसे अब तक ये बताया कि उसकी शादी हो चुकी है। 3 साल बाद जब मैंने उससे कहा है, जब वो ये बता रहा है कि उसकी शादी हो चुकी है और वह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रहा करता है, लेकिन प्रेमलाल करता भी तो क्या करता, तो वो कहता है कि ठीक है बेटा, अगर तूने शादी कर ली है तो बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद प्रेमलाल गुमसुम सा रहने लगता है। इधर जो प्रेमलाल का बेटा था जिसका नाम था विनोद अपनी पत्नी के साथ दिल्ली वाले उस घर में रहा करता जो उसने अपने पिता की पुश्तैनी जमीन को बेचकर खरीदा है। उसके बाद एक दिन दोनों पति पत्नी बेडरूम के अंदर बैठे हुए थे तो बैठे बैठे उसकी पत्नी उससे कहने लगती है कि सुनिए जी, क्या पिताजी के पास केवल यही जमीन थी और कोई जमीन नहीं है? तो विनोद अपनी पत्नी को बता देता है कि और भी जमीन क्यों नहीं है, हमारा वहाँ पे गाँव में घर है और एक दुकान भी है जिसको अक्सर किराए पर चलाया करते हैं। तो वह उससे कहने लगती है कि उसका किराया कितना आता है? तो वह बता देता है कि लगभग 2000 रुपये उसका किराया आता है और उस किराए से पिताजी अपना भरण पोषण किया करते हैं। तो विनोद की पत्नी कहने लगती है कि 2000 रुपये तो काफ़ी हैं और वो अकेले उन पैसों को कैसे खर्च कर लेते हैं। इससे अच्छा होगा कि तुम उन्हें भी यहीं पर बुला लो, हमारे साथ उनका भी खाना बन जाया करेगा और यहीं पर वो हमारे साथ रह लिया करेंगे। इसके बाद जो विनोद होता है अपनी पत्नी के कहे अनुसार अपने पिता के पास फोन कर देता है और अपने पिता को यहाँ पर बुला लेता है। प्रेमलाल बेटे की बात को मानते हुए यहाँ पर आ गया था क्योंकि अब उसकी बुजुर्ग अवस्था थी और इस अवस्था में बच्चों का सहारा ही हुआ करता है। तो वह सोचता है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसा कह रहा है तो वहीं पर चला जाता हूं, इससे आगे और भी कठिन दिन आएंगे तो उस टाइम पर वही मेरा सहारा बनेगा। ऐसा सोचकर प्रेमलाल दिल्ली में आ गया था और वहीं पर अपने बेटे विनोद के साथ रहने लगता है। प्रेमलाल जी बहुत ही ज्यादा मिलनसार व्यक्ति थे तो इसी वजह से वह घर से बाहर निकला करते और बाहर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर बातें करने लगा करते। विनोद के घर से थोड़ी ही दूर एक पार्क था। अक्सर प्रेमलाल जी सुबह शाम उस पार्क में जाया करते और वहां पर उनके ढेर सारे दोस्त भी बन गए थे जो उसकी ही हम उम्र के थे। प्रेमलाल को वहां पर अच्छे से खाना तो मिल जाया करता था, लेकिन
लेकिन उनके बच्चों के पास इतना टाइम नहीं था कि वह उससे बैठकर बातें कर ले। लेकिन इसका सॉल्यूशन प्रेमलाल ने ढूंढ लिया था। वह देर रात तक अपने दोस्तों के साथ बैठा रहा करता और अपने घर में आ जाया करता। उसके बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं होती है, वह केवल खाना बनाकर किचन में रख दिया करते और जब भी प्रेमलाल वापस आया करता तो उस खाने को खा लिया करता। एक दिन ऐसे प्रेमलाल को बाहर से आने में लगभग 8 बज जाते हैं। 8 बजे तक वह अपने दोस्तों से बात कर रहा था और उसके बाद वह अपने घर आता है। घर आने के बाद वह सोचता है कि उसके बच्चे सो गए होंगे तो उन्हें परेशान क्यों किया जाए, क्योंकि प्रेमलाल का लड़का विनोद और उसकी पत्नी दोनों ही जॉब किया करते थे, तो वह नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से इन लोगों को परेशान किया जाए। इसी वजह से वो चुपके से किचन के अंदर जाता है और वहां से चुपचाप अपना खाना लेकर अपने कमरे में बैठ जाता है खाना खाने के लिए। लेकिन तभी उसे अपने बच्चों के कमरे से फुसफुसाहट की आवाज आती है और उसे एक ऐसी बात सुनाई देती है जिसको सुनने के बाद प्रेमलाल के मुंह में वो खाने का निवाला नहीं चल पाता है। दरअसल उसकी बहू उसके बेटे से कह रही थी कि पिताजी के पास जो कुछ भी प्रॉपर्टी है उसको भी अपने नाम निकलवा लो, कहीं ऐसा ना हो कि बुड्ढा किसी और को इस प्रॉपर्टी को दे जाए। इस बात को सुनकर प्रेमलाल को पहले तो अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो गौर से इस बात को सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि उसके बेटा बहू ने उसकी प्रॉपर्टी की वजह से उन्हें यहाँ पर बुलाया है और वो किसी भी दिन इस प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रेमलाल सोचता है कि हो सकता है कि बहू वैसे ही कह रही हो, बेटे के मन में ऐसी कोई बात ना हो। ऐसा सोचकर वह उस घर में रहने लगता है। लेकिन लगभग 2-3 दिन के बाद जो उसका बेटा होता है, एक दिन वो अपने पिता से इस बात को कह ही देता है। वो कहता है कि पिताजी, मुझे अपना छोटा सा काम करना है, तो उस काम के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, तो आप ऐसा करो जो गांव का घर है और उस प्रॉपर्टी को बेच दो और उसके बाद उन पैसों से मैं अपना रोजगार कर लूंगा। अब प्रेमलाल जी उनके मनसूबों को पहले ही जान चुके थे और उन्हें अपने बेटे बहू पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, तो इसी वजह से वह उस प्रॉपर्टी को बेचने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं बेटा, उस प्रॉपर्टी को तो नहीं बेचेंगे, अच्छी दुकान है, कम से कम 2000 रुपये महीने का आ जाता है और घर का क्या है, गाँव में घर तो हर किसी का होना चाहिए। ऐसा कहकर प्रेमलाल जी ने मना कर दिया था और इस बात को सुनकर उनका बेटा विनोद एकदम से गुस्सा हो जाता है और अपने पिता पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि आप मेरी तरक्की नहीं चाहते, आप इस तरह से कैसे कर सकते हो, मैं आपका इकलौता बेटा हूं और फिर भी जब आप नहीं रहोगे तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे ही नाम होगी। लेकिन प्रेमलाल जी उसे साफ साफ बोल देते हैं, जीते जी मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को नहीं बिकने दूंगा। इस बात को सुनकर दोनों बाप बेटे में कहासुनी होने लगती है और इसी बीच जो विनोद की पत्नी होती है वो भी वहां पर आ जाती है और अपने ससुर से उल्टा सीधा बात करने लगती है। अब जैसे प्रेमलाल जी देखते हैं कि उनके बेटे की पत्नी भी उससे उल्टा सीधा बोल रही है, तो अपने बेटे से बहू को रोकने के लिए कहता है, लेकिन उसका बेटा अपनी पत्नी की ओर में होते हुए अपने पिता से उल्टा सीधा बोलने लगता है। वो कह देता है कि हम तुझे यहाँ पर खिला रहे हैं तो तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है कि उस जमीन को बेचकर उन पैसों को हमें दे दो, इस तरह से काम कैसे चलेगा। इस बात को सुनकर प्रेमलाल जी एकदम से चुप हो जाते हैं और उसी टाइम उस घर को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। अभी तक प्रेमलाल जी ने खाना भी नहीं खाया था और उसके बेटा बहू उसको जरा भी नहीं रोकते हैं। प्रेमलाल जी अपने घर से निकलकर बाहर के फुटपाथ पर बैठ गए थे और बैठे बैठे अपने पुराने दिनों को सोच रहे थे। सोचते सोचते उनकी आंखें टपकने लगती हैं और इसके बाद वो अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते हैं और वहीं पर ऐसे ही बैठे हुए थे। रात का सन्नाटा था और भूख भी लगी थी। प्रेमलाल जी इधर उधर देखते लेकिन कोई भी उन्हें वहां पर नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से एक बहुत बड़ी कार उनसे थोड़ी दूर आकर रुकती है और उस कार के अंदर से एक करोड़पति लड़का प्रेमलाल जी को दूर से बैठा हुआ देख रहा था। थोड़ी देर तक वह उसको देखता है और देखने के बाद समझ जाता है कि शायद इनके साथ कुछ गलत हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर बैठकर फूट फूट कर रो रहे हैं। इसके बाद वह लड़का अपनी गाड़ी को प्रेमलाल जी के साइड में लगवाता है और गाड़ी से उतरकर उसके पास जाकर बैठ जाता है। वहां जाकर वह लड़का उससे पूछने लगता है कि अंकल जी आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस बात को सुनकर प्रेमलाल जी थोड़े से डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली के बारे में बहुत गलत तरह की न्यूज़ें सुन रखी थी, तो इसी वजह से उन्हें थोड़ा सा डर लग जाता है। तो उससे कहने लगता है कि भाई तू कौन है और तुझे क्या मतलब है मेरा यहाँ पर बैठने से, मैं जैसे भी बैठा हूँ ठीक बैठा हूँ, अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है तो मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा। ऐसा कहकर प्रेमलाल जी उठने लगते हैं, लेकिन तभी वह लड़का कहता है कि नहीं नहीं अंकल जी ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल आपकी शक्ल मेरे पिता से मिलती है और मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा हूँ, आप बड़े ही उदास हो, तो मैं जानना चाहता था कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप इस तरह से यहाँ पर बैठे हो। अगर आपको परेशानी है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन आप मेरी वजह से बिल्कुल भी परेशान मत हो। इसके बाद प्रेमलाल समझ जाता है कि ये कोई भरे घर का लड़का है, इसी वजह से ऐसी बात कर रहा है। उसके बाद प्रेमलाल जी उसे अपनी कहानी बताने लगते हैं और पूरी कहानी को बताते बताते वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। इधर वह लड़का जो उनकी कहानी सुन रहा था उसकी आंखें भी टपकने लगती हैं और वह एकदम
एकदम से उनसे कहने लगता है कि अंकल जी, क्या मैं आपको बाबूजी कहकर बुला सकता हूँ। अब इस बात को सुनकर प्रेमलाल जी एक बार फिर से हैरान हो जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि ये मुझे अपना बाबूजी क्यों बनाना चाहता है। तो वह उससे कहते हैं कि बेटा, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझे बाबूजी कहकर बुलाना चाहते हो। तो वो कहता है कि अंकल जी, जिस पिताजी की मैं आपसे बात कर रहा था, दरअसल कुछ दिनों पहले उनका देहांत हो गया है और उसके बाद हमारा घर सूना सूना रहा करता है। रुपए पैसों की हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं और मेरी बहन कभी कभी अकेले में फूट फूट कर रोया करते हैं अपने बाबूजी को याद करके। और जब मैंने आपको पहली बार यहाँ पर देखा तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाबूजी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसी वजह से मैं आपके पास आया और आपसे बातें करने लगा। लेकिन आपकी कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो हमें बड़ा ही अच्छा लगेगा। इस बात को सुनकर प्रेमलाल थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद उसके साथ रहने के लिए उसके साथ चलने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बड़े से बंगले पर पहुंचता है उस लड़के के, तो एकदम से दंग रह जाता है। सच में ही ये लड़का एक करोड़पति व्यक्ति था और उसके पास एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला था। और घर जाकर प्रेमलाल जी अंदर से देखते हैं कि वहां पर ढेर सारे नौकर चाकर हैं और इस घर के अंदर केवल 2 लोग रहा करते हैं। एक ये लड़का जिसका नाम दीपक है और एक इसकी बहन अंजलि। अब अंजलि जैसे ही प्रेमलाल जी को दूर से देखती है तो एकदम से भागी दौड़ी आती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसको भी प्रेमलाल जी की शक्ल बिल्कुल अपने पिता के जैसी लग रही थी और वह भी सोच रही थी कि हमारे पिताजी वापस आ गए हैं। इसके बाद प्रेमलाल जी उनके साथ उनके घर में रहने लगते हैं और एक पिता का फर्ज उन बच्चों के लिए निभाने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अब प्रेमलाल जी को यहाँ पर रहते हुए लगभग 3 साल बीत गए थे। इन 3 सालों के अंदर प्रेमलाल जी उन बच्चों को अपने ही बच्चे मानने लगे थे और उसे कभी भी अपने उस नालायक बेटे की याद नहीं आती थी, जिस बेटे ने जमीन के लालच में अपने पिता को इतना भी नहीं कहा कि पिताजी आप खाना तो खा लीजिए। अब तभी एक दिन दीपक की कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और इस कॉन्ट्रैक्ट की खुशी मनाने के लिए दीपक प्रेमलाल जी से कहने लगता है कि बाबूजी, क्यों ना हम गरीबों में कुछ खाना बांट कर आएं। इस बात को सुनकर प्रेमलाल जी उस रात को याद करते हैं जब उन्हें भूख लग रही थी और वह सोच रहे थे कि कोई खाना बांटने वाला आ जाए तो कम से कम आज मेरा पेट भर जाएगा। इसके बाद दीपक की इस बात के लिए वो एग्री करते हैं और दीपक, अंजलि और प्रेमलाल जी एक बड़ी सी गाड़ी में बैठते हैं। होटल से ढेर सारा सामान उन्होंने पैक करवा लिया था खाने के लिए और उन लंच बॉक्सों को बांटने के लिए मार्केट में निकल जाते हैं। बांटते बांटते हुए एक मंदिर के पास पहुंचते हैं और वहां पर भिखारियों में खाना बांट ही रहे थे। तभी अचानक से उन भिखारियों के बीच में से एक लड़का आता है और आने के बाद एकदम से प्रेमलाल जी के पैर पकड़ लेता है। अब जब प्रेमलाल जी गौर से उस भिखारी की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो उनका बेटा है। अब वह इस बात को देखकर बड़े ही हैरान है। इसके बाद प्रेमलाल जी उसे दूर हटाने लगते हैं, लेकिन तभी जो विनोद होता है वो उनसे कहने लगता है कि पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। आप केवल मेरे इस पैर का इलाज करवा दीजिए ताकि मैं अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकूं। इस बात को सुनकर प्रेमलाल जी उसे धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तेरा कोई पिताजी नहीं हूं, मेरा बेटा तो मेरे पीछे खड़ा है और तुझे कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते वो उसे खाने का बॉक्स पकड़ा देते हैं। कहते हैं कि मैं तो केवल भिखारियों में खाना बांटने के लिए आया था और ये ले, तू भी खाना खा ले। ऐसा कहकर प्रेमलाल जी वहां से अपने बेटा और बेटी को लेकर चले गए थे और इसके बाद अपने घर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दीपक था वह ये बात समझ चुका था कि सच में ही ये इसका बेटा है और इसी वजह से दीपक अपने घर से दोबारा से वहां पर आता है और वहां आकर उस लड़के से पूछने लगता है। सबसे पहले उससे उसका नाम पूछता है, तो नाम पूछते उसे पता चल जाता है कि ये उन्हीं का बेटा है। तो वो उससे पूछने लगता है कि मैंने तो सुना था कि तुम्हारे पास अपना घर था, अच्छी खासी नौकरी थी और दोनों पति पत्नी नौकरी किया करते थे, फिर तुम्हें ये क्या हुआ। तो उसके बाद जो विनोद होता है वह अपनी पूरी कहानी दीपक को बताने लगता है। कहता है कि भाई सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन जैसे ही पिताजी हमारे घर को छोड़कर गए उसी दिन के बाद हमारे घर की रौनक चली गई। जिस दिन पिताजी ने घर छोड़ा था उसके अगले ही दिन कंपनी वालों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो इसके बाद मैं फ्रस्ट्रेट होकर घर आ रहा था, अचानक से रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के कारण मेरे पैर में गहरी चोट आ जाती है। इसके बाद मैं अपनी पत्नी के पास फोन करता हूं और उसे इन सब के बारे में बताता हूं, लेकिन पत्नी जैसे ही सुनती है कि उसकी नौकरी भी छूट गई है और उसके पैर में भी चोट आ गई है बहुत गहरी, तो इस बात को सुनकर पत्नी भी उससे अलग होने का फैसला कर लेती है। वह फोन पर ही उससे कह देती है कि आज से मेरा और तुम्हारा कोई भी ताल्लुकात नहीं है और तुम अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो। अब मैं उससे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि जिस घर में मैं रहा करता था उस घर को मैंने पहले ही अपनी पत्नी के नाम करा दिया था। इसके बाद मैं इधर उधर घूमता हूँ, जहां भी कुछ खाने के लिए मिल जाता हूँ उस खाने को खा लेता हूँ और उतने दिनों से मेरा घाव बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। अब दीपक जब
विनोद की पूरी कहानी सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि इसके कर्मों का फल इसके सामने आया है और इसी वजह से इसके पैर की चोट इतने दिनों से ठीक नहीं हुई है। उसके बाद वह उसको राहत दिलाने के लिए वहां से एक हॉस्पिटल में ले जाता है और डॉक्टर साहब से उसके पैर की चोट का इलाज करवाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि इसके पैर में क्या हुआ है। उसके पैर में ऑस्टियोमाइलिस नाम की बीमारी हुई थी, जिस बीमारी के चलते हड्डी गलने लगती है और अंदर ही अंदर पैर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। इस बीमारी के चलते डॉक्टर साहब दीपक को बताते हैं कि इनका पैर निकालना पड़ेगा, वरना फिर अगर ये बीमारी ज्यादा बढ़ गई तो उसके बाद कुछ नहीं कह सकते। तो दीपक विनोद से इस बारे में पूछने लगता है तो विनोद भी दीपक को इस बात की अनुमति देता है। कहता है कि भाई मैं काफी दिनों से इस चीज से परेशान हूँ, 24 घंटे इसके अंदर दर्द रहता है, इससे अच्छा तो बेशक से इसको निकलवा दो। इसके बाद विनोद के कहे अनुसार उसके पैर को निकलवा दिया जाता है और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। विनोद पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था तो दीपक उसका छोटा मोटा रोजगार चलवा देता है, जिस रोजगार को वह आराम से कर सके और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। दीपक ने उसके लिए एक नकली पैर का इंतजाम कर दिया था, जिसके जरिए वो आसानी से चल सकता था और छोटे मोटे काम कर सकता था। विनोद को दीपक ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और उसके पिता के बारे में भी बता दिया था कि क्यों वह उसके पिता को अपने पास रख रहा है। एक दिन विनोद दीपक से फोन पर बात करता है और बात करने के बाद उससे कहता है कि मैं अपने पिता से एक बार मिलना चाहता हूं और मिलने के बाद दोबारा उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। अब दीपक भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और विनोद को अपने घर पर बुला लेता है। घर के अंदर दीपक और प्रेमलाल जी बैठे हुए थे और साथ में अंजलि भी बैठी हुई थी। तभी वहां पर विनोद आ जाता है और विनोद आकर एक बार फिर से अपने पिता से माफ़ी मांगने लगता है। इसके बाद प्रेमलाल जी एक बार फिर से उससे मना कर देते हैं और कहते हैं कि चला जा तू यहाँ से, मैं तुझे नहीं जानता और मेरा तुमसे कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन तभी दीपक उससे कहने लगता है कि बाबूजी मुझे पता है कि ये आप ही का बेटा है, अब इसने जो गलती की थी उसकी सजा इसे मिल चुकी है और इसने 3 साल तक उस सजा को भुगता है। इसके बाद प्रेमलाल जी उससे पूछने लगते हैं कि कैसे भुगता है, तो पूरी कहानी दीपक प्रेमलाल जी को बता देता है और कहता है कि अब आप इसे माफ कर दीजिए। इस बात को सुनकर प्रेमलाल जी अपने बेटे को माफ कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जो तूने किया है उसकी सजा तुझे ऊपर वाले ने दे दी है। इसके बाद जो विनोद होता है वो बार बार दीपक के घर पे आया करता और अपने पिता से मिला करता और सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी एक पिता की कहानी। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।